जो मुझे सुन पा रहे हो आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट या क्वेरी है? एनीवन हैविंग एनी क्वेरी सो फार? आज तक हमने जो भी पढ़ा है, किसी को कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट? तुम भी देखती थी देव महादेव। पूजा थोड़ा सा रिवाइज भी करना होता है क्लास के बाद, तो कोई बात नहीं, आज हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। तो मैं सभी को यही बोलता हूँ कि जब भी आप क्लास अटेंड करते हो तो उसके बाद एक बार कम से कम नेक्स्ट सेशन तक, नेक्स्ट क्लास तक थोड़ा सा रिवीजन किया करो, मतलब एटलीस्ट ट्राई किया करो जो हम आपको काम करवा रहे हैं या कुछ करने को दे रहे हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कनेक्शन रहता है। अदरवाइज क्या है ना, सब कुछ अभी नया है, तो थोड़ा थोड़ा हमें रिवीजन की जरूरत है। चलो ठीक है चेतन। ओके, तो आई बिलीव किसी को कोई डाउट नहीं है, तो आज हम एक फ्रेश कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। फिर अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, ठीक है, कौन से? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़े थे, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब तक आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो सब क्या पढ़ा है हमने? फ्लैट सीक्वेंस पढ़ा है। फ्लैट सीक्वेंस का मतलब क्या है कि मुझे पता है कि ये काम मुझे करना है और वो मैं सीधे एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जा रहा हूँ और एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन उसी ऑर्डर में आनी है। दैट मीन्स पहला नंबर स्टेप जो होना था वो वैसे ही होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, देन मेरे पास उसका आउटपुट आ जाएगा ऐसे, राइट? आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे उसमें कहीं पे भी डिसीजन मेकिंग की बात ही नहीं हुई। जो भी हम कर रहे हैं, लाइक मैं कह रहा हूँ कि ठीक है एक नंबर बनाना है या फिर एक नंबर को रिवर्स करना है, ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कोई भी आपके पास ऐसा नहीं है इफ एंड बट वाला केस नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास प्रोग्रामिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डिसीजन मेकिंग की अगर मैं बात करूं तो डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पे होती है? हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर होती है। दैट मींस मैं अपने प्रोग्राम को कंडीशन देता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो ये करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमने जैसे स्टार्ट में सेशन में एक मैगी का एग्जांपल देखा था, राइट, या चाय का एग्जांपल देखा था। तो हमने क्या बोला था कि चाय को कब तक बॉईल करूं या मैगी को कब तक बॉईल करूं, कब तक करना था? मैगी कब कंप्लीट होगी या चाय कब तक कंप्लीट होगी? कोई बता सकते हैं? एनीवन? फर्स्ट सेशन में हमने दो एग्जांपल्स की थी, मैगी बनाने के स्टेप्स क्या है और चाय बनाने के स्टेप्स क्या है। तो कौन बताएगा कि हमने कैसे डिसाइड किया कि मैगी बन के तैयार हो गई? एनीवन? हाँ जी बेटा बताओ। चेतन, मुस्कान, पूजा, संजय, अक्षय, आकाश, आयुष, गायत्री, वर्तिका, सत्यवान, ओम, बोलो बेटा। आपको मेरी आवाज आ रही है सभी को? जब वो बॉईल हो जाएगी और पकने के बाद, तो बॉईल तो जब एक बार उसमें वेपर्स दिखने लग गए वो तो बॉइलिंग शुरू हो गई, पर वो कैसे पता चल रहा है आपको कि मैगी खत्म बन के रेडी हो गई है, खाने लायक हो गई? ये कैसे पता चलेगा? सभी स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद।
जब तक पानी नहीं जाए, ओके, ओम ने कहा है जब तक पानी नहीं जाए, दैट मीन्स पानी जब तक खत्म ना हो जाए। आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हो, थोड़ा इंटरेक्टिव होता है यार, पढ़ाने में भी मजा आता है, कोई सामने से बोल भी रहे, सिर्फ चैट पे मत डिपेंडेंट रहा करो। तो मैगी जब तक पक ना जाए, तो पक ना जाए की तो डेफिनेशन पूछ रहे हैं हम कि पकी कब, कच्ची भी तो हो सकती थी, हमें कैसे पता चलेगा कि पकी? जब मैगी का पानी खत्म हो जाएगा, यस। तो ओम और सुखमनी ने जैसे बताया, हमने क्या डिसाइड किया था कि मैगी कब आपको पता चलेगा कि कंप्लीट हो गई, बन गई, रेडी हो गई, जब उसका पानी कंप्लीट हो गया, सॉरी पानी पूरा इवेपोरेट हो गया और उसके बाद आपके पास मैगी में कोई वाटर कंटेंट ज्यादा नहीं रहा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये पूरी पक गई है और मैं खा सकता हूँ। अदरवाइज उसको थोड़ी सूपी होती या मे भी पानी भी पड़ा है और कच्ची रह जाती, तो हमें कैसे पता चलता, राइट? तो ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा जगह पे हम क्या करते हैं, हम डिसीजन के ऊपर अपना रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं या अगला स्टेप डिक्लेयर करते हैं। तो मैगी के केस में मेरा डिसीजन क्या था? मैगी के केस में मेरा डिसीजन किस बेसिस पे था? टिल वाटर गेट्स इवेपोरेट, यही था ना? जब तक मेरे पास सारा पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता, तब तक मैं बोल नहीं सकता कि मेरी मैगी बन गई, राइट? अब इसी तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट को चेक करने का पहला तरीका जो हम आज पढ़ेंगे वो क्या है? इफ मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर ये हो गया तो आप बोल सकते हो कि ये चीज इसके लिए है, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बोलता हूं कि एक नंबर है x, ठीक है, मुझे इस नंबर को चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है, तो मैं कैसे चेक करूंगा? कोई बता सकता है? x में कोई भी वैल्यू यूजर ने डाल दी है, मान लेते हैं इस पे मैंने इनपुट करवा दिया x पे, ठीक है, तो मैंने लिख देता हूँ इनपुट x। अब वो वैल्यू इनपुट में कुछ भी आ सकती है, एक ऑड वैल्यू हो सकती है, एक इवन वैल्यू हो सकती है। आपको कैसे पता चलेगा कि x इवन है या ऑड है? अच्छा, आकाश आंसर दिया था पिछले मैगी वाले का कि खुशबू से पता चल जाएगा कि मैगी तैयार होगी। वेरी गुड आकाश। पर खुशबू अभी हाफ बॉइल में भी तो पता चल जाएगी। चलो एनीवेज, अब बताओ वापस, इनपुट x कैसे पता चलेगा कि इवन है या ऑड है? अगर 2 से डिविजिबल होगा तो इवन होगा सर। अगर डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2, गुड। तो कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है, कैसे पता चलेगा यार? इवन होगा जिसके पीछे 2, 4, 6 जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए। वो तो देखो, वो तो आप देख के बता रहे हो ना, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? कंप्यूटर थोड़ी लास्ट डिजिट फेच करेगा, उसमें कंडीशन कितनी हो गई लास्ट डिजिट में, लास्ट में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 0 होगा, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो गया। मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ 3, 4, 9, 6, फिर आप क्या करोगे? इसका लॉजिक क्या होना चाहिए चेक करने का इवन या ऑड का? 2 एंड होना चाहिए सर। कैसे चेक करेंगे बच्चे? यस, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं कि जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, राइट? तो मतलब कहने का क्या है, कौन सा नंबर पता चलता है कि जब आपके पास नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर रिमाइंडर 0 आता है मेरे पास, तो वो नंबर क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। क्या मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा? देखो 2 आ गया, देन 1, 4, 7 आ गया, 14 हो गया, 9 आया, 4 हो गया, 8 आया, 1 हो गया, 6 ऊपर से आया, देन 8 से 16 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो कोई भी बड़े से बड़ा नंबर भी है या कोई छोटे से छोटा नंबर भी है, मान लो 14 है, तो डायरेक्ट हमने चेक कर लिया। तो किसी भी नंबर के केस में कैसे पता चल रहा है कि ये नंबर इवन है? जब उसका
रिमाइंडर 0 आ रहा है। यस, काफी लोगों ने सही आंसर दिए। तो अभी हम क्या कहते हैं कि अगर मैं इसी को फॉलो करूं तो मेरे पास क्या प्रोसेस रहेगा। आई विल स्टार्ट, फ्लो चार्ट से ही समझते हैं, ठीक है। देन इसमें सिंबल थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं फ्लो चार्ट से समझा रहा हूँ, आगे के क्वेश्चन में फिर हम आ जाएंगे स्टेप्स के साथ। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इनपुट ले लेता हूँ एक वेरिएबल, ये इनपुट है आपके पास x। इसको खाना दो मम्मा। अब x में मैं क्या करना चाहता हूँ, x को मैं चेक करना चाहता हूँ। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे ये डायमंड बॉक्स होता है, ऐसा देख रहे हो, इस तरीके से। कोई भी कंडीशन यदि आपको लिखनी है तो आप इस डायमंड बॉक्स के अंदर लिखोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये एक कंडीशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले इफ। अगर रिमाइंडर चेक करना है ना तो कंडीशन क्या आएगी, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, x एक नंबर है, इसका रिमाइंडर चेक करना है, तो मैं क्या लिखूं इफ के आगे कि मुझे पता चल जाएगा कि ये नंबर इवन है या ऑड। जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। यस, चेतन ने एक आंसर दिया है, और बाकी लोग चल देखो, आपके पास कभी भी यहाँ पे हम बात करते हैं तो एक ऑपरेटर हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, पहले पढ़े हैं, इक्वल टू का, है ना। इक्वल टू वाला ऑपरेटर आपको क्या बताता है, अगर मैं लिखता हूं x इक्वल टू 2, ये क्या करता है, राइट से लेफ्ट में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता है, हमने पढ़ा है पहले। या अगर मैं लिखता हूं x इक्वल टू मे बी, क्या लिखें अभी, कुछ और लिख दें, y लिख दें, तो ये भी सब्स्टिट्यूट करेगा, y की वैल्यू x में चलेगी। पर अगर मेरे को चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं, उसके लिए हमारे पास ये इक्वल टू यूज नहीं होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल टू यूज करते हैं। डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में क्या फर्क है, सिंगल इक्वल टू आपका राइट वैल्यू को लेफ्ट वाले वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करता है, जैसे तक आज तक हम देखते आए, जैसे हमने नंबर फॉर्मेशन में देखा, बाकी एग्जांपल्स में देखा, सब में। डबल इक्वल टू में क्या है, अगर मैं लिखता हूँ x डबल इक्वल टू 2, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या x का वैल्यू 2 के बराबर है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ x डबल इक्वल टू y, तो ये चेक करेगा कि क्या x का वैल्यू डबल इक्वल टू के बराबर है कि नहीं। तो ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है और ये सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज होता है। पहले मेरे को बताओ, ये सबको क्लियर हो गया, डबल इक्वल टू क्या है और सिंगल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। आज तक हम जितना भी यूज करते आए सिंगल इक्वल टू, और हमने ये बताया था कि ये मैथ्स वाले इक्वल टू से अलग है। पर अभी ये वाले इक्वल टू में क्या चीज और है कि मैथ्स वाले से अलग था। अगर इसको मैथ्स जैसा यूज करना है कि लेफ्ट और राइट को इक्वल कंपेयर करना है, LHS इक्वल टू RHS, तो उसके केस में अब मेरे पास क्या आता है, ये वाले सीक्वेंस में LHS इक्वल टू RHS में मेरे पास डबल इक्वल टू यूज होता है कंपैरिजन का। सब्स्टिट्यूशन विल नेवर बी यूज्ड, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए ये डिफरेंशिएशन बनाई गई है कि जहां आप सिंगल इक्वल टू यूज कर रहे हो तो लेफ्ट राइट वाला वैल्यू लेफ्ट में आएगा, जहां डबल इक्वल टू यूज कर रहे हो तो वो क्या करेगा, लेफ्ट और राइट को कंपेयर करेगा। हमें तो मैथ्स में तो जुबानी समझ में आता है, पर कंप्यूटर को एक एक चीज समझानी पड़ती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ क्या लिखिए अभी बताओ, आपके पास इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करेंगे, x को मॉड्यूलो 2 कर दो और डबल इक्वल टू 0 कर दो। दैट मींस जो भी गिवन नंबर था मेरे पास उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे कंडीशन में अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं इसके केस में क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा या आउटपुट कह लो, आउटपुट में क्या बता दूंगा,
even, ठीक है, एंड उसके बाद आई विल स्टॉप, ठीक है। तो अभी यही चीज के अगर मुझे स्टेप्स लिखने होते हैं तो हाउ विल आई राइट, यहाँ पे चेक कर लेते, चलो नेक्स्ट में लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टार्ट। ये ना यहाँ पर आप बच्चों आपको ना ये इक्वल टू और डबल इक्वल टू का डिफरेंस समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में आपका प्रोग्राम इसीलिए गलत हो जाता है कि जहाँ आपको डबल इक्वल टू लगाना है, जब आप इक्वल टू लगाते हैं तो कंप्यूटर उसको मतलब किस तरह से ट्रू इवैल्यूएट करता है वो आगे आपको 1-2 केस में भी हम लोग दिखाएंगे। बट ये डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए कि डबल इक्वल टू और सिंगल, मतलब एक को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, एक को हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो जो आपके डबल इक्वल टू है दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर, और जो आपका सिंगल इक्वल टू है वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो और यहाँ पे आप वैल्यू कंपेयर कर रहे हो। तो जब भी आपको कंपेयर करना है, मतलब ये एक बड़ा स्टैंडर्ड एरर है, एक इशू है जो बच्चों को इसमें आता ही है, वो ये मिस्टेक पक्का कर देते हैं। तो मतलब बी वेरी केयरफुल, और इसमें किसी को कोई डाउट हो रहा है तो वो एक बार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चेतन ने जैसे मेंशन किया कि उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी थी, तो बाकी लोगों को भी देखना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ट्रू होने पे आप आगे चल रहे हो, बट व्हाट इफ द कंडीशन गेट्स फॉल्स, तो वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप मान के चलो कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये आगे चलेगा, और उसके बाद ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, राइट। अभी हम फॉल्स के ऊपर बात नहीं करें, अभी हम सिर्फ इफ की बात करें। फॉल्स वाला केस अभी हम डिस्कस करेंगे 2 मिनट बाद। तो इसको पहले एक बार स्टेप्स में सेम चीज को देखते हैं। मान लो आपने स्टार्ट किया, इनपुट क्या लिया आपने, एक नंबर ले लिया था x, उसके बाद आपने क्या किया, कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ चेक किया इफ x मॉड्यूलो 2 क्या बता रहा था, रिमाइंडर। इसको हम प्रैक्टिस में रखो कि ब्रैकेट में यूज करो ताकि क्लैरिटी ऑफ रीडिंग रहती है, पढ़ने में आसानी रहती है, पर नहीं भी करो तो कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा सा इजी हो। इफ x मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0, दैट मींस ये जो रिमाइंडर है, ये जो आप इफ के आगे लिख रहे हो ना, ये ब्रैकेट में कंडीशन आनी चाहिए, थोड़ी रीडेबिलिटी होती है, और थोड़ा सा आगे जाके लैंग्वेजेस जो आप पढ़ोगे उनमें भी थोड़ा सा फायदा होगा, क्योंकि वो भी ऐसे कुछ फॉर्मेट फॉलो करती हैं। तो आप क्या कहते हो कि जो मेरे पास नंबर था उसका रिमाइंडर अगर 0 के बराबर है तो मेरे पास क्या होगा, एक आउटपुट आ जाएगा। इसके केस में आउटपुट आ जाएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, उस केस में तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा x इज इवन, ठीक है। 4th स्टेप में मैं स्टॉप कर देता हूं। अब होगा क्या बेटा, जब आपने यहाँ पे एक नंबर लिया होता, 2 केस लेते हैं। पहला केस जब हमने नंबर लिया था 10, तो मेरे पास x का वैल्यू था 10, यहाँ पे इसने चेक किया x मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0, तो x मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0, दैट मींस 10 मॉड्यूलो 2 का रिमाइंडर, 10 का रिमाइंडर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया, कंडीशन हो गई ट्रू। ये जो आपने लिखा है ना, थोड़ा सा आगे एक स्टेप देके, ये कब चलेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। आप देखो मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखा, मैंने इसी के नीचे लिखा है। तो ये कब चलेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ये जब ट्रू होगा तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा मे बी x इज इवन, ठीक है, और उसके बाद ये रुक जाएगा। अब मान लेते हैं मैंने दूसरी वैल्यू दी होती 15 के केस में क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन कैसे चलेगी, क्या आएगा कंडीशन में, ट्रू या फॉल्स। 15 के केस में ट्रू है कंडीशन या फॉल्स है, जल्दी से बताओ। क्यों है फॉल्स, क्योंकि उसका रिमाइंडर 1 है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब मैंने तो कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं किया कि फॉल्स होगा तो ये जाएगा, यहाँ पे ये तभी जाएगा जब ये ट्रू होगा। तो अगर ये फॉल्स हो रहा है तो हमने कोई ऑपरेशन मेंशन ही नहीं किया, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ये वाला स्टेप नहीं चलाएगा, क्योंकि ये स्टेप रिस्ट्रिक्टेड है जब और जब, सिर्फ और सिर्फ जब ये ट्रू होगा उसके केस में। तो ऐसे केस में क्या करेगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये इस सेगमेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन में है, जब ये ट्रू होगा तो ही ये रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन चलेगी। तो ऐसे केस में ये बाहर आ जाएगा और इट विल स्टॉप, दैट मींस आपकी स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
यहाँ पे सबको क्लियर है दोनों केसेस में? कोई डाउट, कोई क्वेरी? अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फॉल्स वाले को अलग से हैंडल करना भी अभी सीखेंगे, ठीक है? अभी हम देखते हैं कि कंडीशन ट्रू होने पे क्या काम हो रहा है। किसी को कोई भी क्वेरी है यहाँ तक तो बता दो, जल्दी से पूछ लो। एनीवन? कोई क्वेरी नहीं है? चलो, अब दूसरा केस क्या आ सकता था कि मेरे पास ये नंबर फॉल्स भी तो हो सकता था, मतलब ये कंडीशन फॉल्स भी तो हो सकती थी, जैसे कि हमने इस नंबर में देखा। तो ऐसे केस में हमने क्या किया, इफ के साथ एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया। उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इफ एल्स। यहाँ पे तो ऐसा एक साथ लिखा जा रहा है, पर यूजुअली एक साथ नहीं लिखा जाता। इसके केस में क्या है, इफ के साथ एल्स चलता है। एल्स का मतलब, इफ का मतलब क्या हुआ? अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम यहाँ पे चलेंगे। ये कब चलता है? जब ये कंडीशन ट्रू हुई। अगर ये ट्रू हुआ तो एक सेक्शन ऑफ ब्लॉक चलेगा। एल्स का मतलब हिंदी में क्या होता है? मेरे को हिंदी लिखने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे आएगा, अदरवाइज फॉल्स होगी तो कहां पे आएगा? फॉल्स के केस में इधर आ जाएगा। तो मतलब वो अंडरस्टूड है, जब वो फॉल्स हुई तो ऑटोमेटिकली वो एल्स वाले सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास जब ये कंडीशन किसी भी केस के लिए फॉल्स हो रही है, मान लो मैंने यहाँ पे 15 इनपुट डाला होता तो 15 मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0 फॉल्स है। तो ये कब जाएगा? ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल को कहां लेके जाएगा? इधर नहीं लेके जाएगा, क्योंकि ये वाला कंडीशन कब चले, ये वाला स्टेटमेंट कब चलेगा? जब ये ट्रू था। तो ये कहां लेके जाएगा? ये इसको इधर ले जाएगा, फॉल्स के केस में, ठीक है? तो ये चीज का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो जैसे फॉल्स होगी ये कंडीशन तो ऑटोमेटिकली एल्स उसका कंट्रोल ले लेगा। और यहाँ पे आउटपुट में मैं क्या बोल देता हूँ? आउटपुट में बोल देता हूँ x इज ऑड, ठीक है? तो मान लो मैंने एक स्टेटमेंट दे दी कि अगर ये नॉट इक्वल टू, उसका रिमाइंडर 0 नहीं है, तो उसके केस में ये प्रिंट कर दो। अब पिछले प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या थी कि इवन वाले केस में तो वो प्रिंट कर रहा था, पर फॉल्स वाले केस में वो कुछ भी प्रिंटिंग नहीं कर रहा, राइट? तो अब यहाँ पे हमने उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया। तो ऐसे केस में क्या होगा? 15 आया इनपुट, 15 मॉड्यूलर 2 रिमाइंडर 1 आया, तो यानी कि ये कंडीशन फॉल्स होगी। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे तो हम इक्वल टू की बात कर रहे थे। तो ऐसे केस में क्या आएगा? ऑटोमेटिकली वो एल्स में आ जाएगा। एल्स में आया क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी, तो इसलिए वो बोल रहा है एक्स इज ऑड, और देन वी कैन स्टॉप। अब ऐसे केस में क्या है, ऐसा नहीं होगा कि 15 के केस में आपको आउटपुट नहीं दिखेगा, 15 के केस में भी कुछ आउटपुट दिखेगा, लाइक वी कैन राइट एक्स इज ऑड। ये क्लियर है सबको? किसी को यहाँ पे कोई भी डाउट या क्वेरी? एनीवन? कोई भी क्वेरी है बेटा बताओ जल्दी। अब ऐसे केस में जब आपके पास फ्लो चार्ट बनता है, कोई क्वेरी नहीं है? सबको क्लियर है? चल, ऐसे केस में जब आप फ्लो चार्ट बनता है तो यहाँ पे आपके पास जैसे ये इफ एल्स बना था, तो हम क्या करते हैं? अब इफ के साथ जब कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास क्या चलता है? जब ट्रू वाला ब्लॉक चलता है, राइट? ट्रू वाले पे मैं क्या था, ठीक है यार, अभी मेरे को क्या करना है, मुझे x इक्वल टू E1 प्रिंट करना है। बट फॉल्स के केस में मैं क्या करूंगा? उसका आउटपुट भी दूंगा, जो कि अभी तक नहीं आ रहा था। तो ट्रू वाला यहाँ पे आ रहा है और फॉल्स वाला कहाँ पे जा रहा है? फॉल्स के लिए एक और कंट्रोल है। तो इफ एल्स में दो कंट्रोल्स होते हैं, जस्ट लाइक ट्रैफिक सिग्नल की ग्रीन है तो आगे बढ़ो, रेड है तो रुक जाओ, ठीक है? तो यहाँ पे फॉल्स के केस में मैं दूसरा आउटपुट दे सकता था कि यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आता इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं बोल देता ऑड, ठीक है? तो इसके बाद मेरे को कुछ और नहीं करना, तो मैं ऑटोमेटिकली इधर आ जाऊंगा एंड आई विल गो टू स्टॉप। ये सबको फ्लो चार्ट में क्लियर है? अभी किसी को कोई भी डाउट फ्लो चार्ट में? हमने दोनों वे में डिस्कस किया है।
स्टेप्स लिख के भी और फ्लो चार्ट में भी। फ्लो चार्ट क्लियर है सबको? स्टेप्स में तो सभी ने बोल दिया क्लियर है। देखो यहाँ ना बच्चों, एक चीज आप लोगों को समझनी बड़ी जरूरी है, जो सर ने यहाँ पे पॉइंट बताया। मैं आपको ना एक रोड के एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि आप किसी रोड पे खड़े हैं और एक ऐसी सड़क है कि जहां से मुड़ने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, और एक ऐसी सड़क है आप चौराहे पे खड़े हैं जहां पे आप 4 डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये जो सर ने अभी आपको इफ और एल्स का लॉजिक बताया, ये उन केसेस में एप्लीकेबल है जहां पर आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। भाई या तो आप इधर मुड़ गए, इधर नहीं मुड़ गए, फिर दूसरी साइड बस एक ही साइड है। लेकिन जब आपके पास 4 साइड है तो फिर हम उसको किसी दूसरी तरह से हैंडल करते हैं। जैसे कि अब आपने ये इवन और ऑड वाला एग्जांपल सर ने आपको डिस्कस किया है, तो अगर एक नंबर इवन नहीं हुआ तो दूसरी और क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि वो नंबर हो सकता है? केवल एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि वो ऑड ही होगा, और कोई चारा तो नहीं है। हाँ जी बताओ, अगर एक नंबर इवन नहीं है तो और वो क्या हो सकता है जब हम इवन ऑड की बात कर रहे हैं? हाँ जी बताइए। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्लियर कट हमें ये समझ आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो इवन होगा, और अगर इवन नहीं है तो वो सिर्फ ऑड ही होगा, और कुछ होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इफ भाई अगर ऐसा है तो ये है, और ऐसा नहीं है तो हमने सारी चीजें फिर उसमें मान ली कि यार इसके अलावा तो ये ऑड ही ऑड होगा। लेकिन कुछ चीजें और ऐसी होती है जहां पर मतलब ऐसा हुआ, जैसे कि मान लो हम एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, उसको करेंगे हम आगे, कि आपके मार्क्स 75% से ऊपर है। तो 75% से ऊपर मार्क्स अगर आपके हैं तो आपका क्या है, मेरिट है, आप मेरिट में हो, ठीक है। लेकिन अगर 75 से ऊपर नहीं है तो उसके बाद क्या है, फिर भी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना, आपकी फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है, फेल है, तो बड़ी सारी पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर सर ने अभी आपको इफ और एल्स उस केस के लिए समझाया है जहां पे सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है हमारी, या तो ये या इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी सिर्फ क्या है, ये। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी आगे जो आप एग्जांपल्स करेंगे उसमें आपको ये वाली चीज और क्लियर हो जाएगी। बट ये जो आपने इसको रटना नहीं है कि यार इफ में और एल्स हमेशा बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि अब हमने एग्जांपल ही इवन ऑड का लिया है जहां पर सिर्फ 2 ही केस हमारे बन रहे थे, तो या तो इवन है या ऑड है। तो अगर इफ हुआ तो अब लेट्स सपोज इसको आप उल्टे, चलो सर पहले आप एक बार ये बताओ उल्टे वाला, फिर पूछते हैं। ठीक है, तो आगे जाके हम पॉसिबिलिटीज और एक्सप्लोर करेंगे। जैसे अभी हमने सिर्फ पहले एक देखा कि अगर ये ट्रू हो रहा है तो क्या, फिर हमने 2 पॉसिबिलिटी देखी, ट्रू नहीं है तो फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर कंस्ट्रेंट एक ही है कि या तो ये ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा, राइट। बट आप इसको किसी भी डेप्थ पे लेके जाके सॉल्व कर सकते हो, कैसे है वो भी देखेंगे हम थोड़ा सा और एग्जांपल्स के साथ। उससे पहले हम अभी देखते हैं एक और कुछ बेसिक सा कंसेप्ट देखते हैं, जिसको हम कहते हैं, अभी आपने क्या क्या पढ़ा, अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपने क्या पढ़ा था, कौन कौन से होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, जल्दी से बताओ, कौन कौन से होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर? बेटा पढ़े हमने, क्या हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और भी कोई होता है जो मैं मिस कर रहा हूँ, मॉड्यूलो, यस। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलो, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। ये क्या, एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये कोशेंट के लिए, और ये रिमाइंडर, राइट। इसी तरीके से जब भी आप कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हो, तो उसमें सबसे बड़ा काम क्या होता है, कंपैरिजंस का होता है। कंपैरिजंस के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। रिलेशनल मतलब चेक करना कि इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरह के, ठीक है, कौन इक्वल है कौन नहीं है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, एक बार कॉपी पेन लेके नोट भी करते रहा करो साथ। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कैसे है, मान लो मेरे पास 2 वैल्यूज है ए और बी, मैं चेक करना चाहता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो उस तरीके से आपने देखा है कि जैसे लास्ट एग्जांपल में भी कि इफ और एल्स जो है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट किस सिस्टम के ऊपर है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, राइट। तो आपका इफ एल्स पूरा का पूरा डिपेंडेंट ही ट्रू या फॉल्स के ऊपर है। तो अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो मैं एक एक्शन लूंगा, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं दूसरा एक्शन लूंगा, राइट। तो सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे इसके साथ एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, ए का वैल्यू हम ले लेते हैं
मे बी 10 और बी का ले लेते हैं 20। तो इसके हिसाब से मुझे बताओ कि जब मैं ए ग्रेटर देन बी चेक करूंगा तो मेरे पास ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, जल्दी से बोलो। ए ग्रेटर देन बी चेक करूंगा तो मेरे पास ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, राइट। तो दैट मींस आप चेक कर रहे हो 10 इज ग्रेटर देन 15 विच इज फॉल्स। तो इसके बेस पे अब आप फर्दर डिसीजन ले सकते हो। तो ये देखो कितना पावरफुल है, कितनी और टाइप की कंडीशंस के ऊपर भी आप काम कर सकते हो। अभी तक तो आपने सिर्फ मॉड्यूलस के ऊपर चेक किया था लास्ट वाले, राइट। सिमिलरली मैं लेस देन को भी चेक कर सकता हूँ। तो a लेस देन b अगर मैं चेक करता हूँ तो अब बताओ मेरे पास कंडीशन ट्रू आएगी या फॉल्स। दैट मींस आई एम चेकिंग 10 इज लेस देन 20। तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी से बताओ। ट्रू है, बिकॉज आपके पास 10 जो है वो 20 से छोटा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ट्रू। नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्वल टू। ये वाला इक्वल टू अभी हमने पढ़ा। तो a इक्वल टू b, क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है? दैट मींस यू आर चेकिंग 10 is equal to 20. That means your LHS should be equal to RHS. Left hand side value should be equal to right hand side. What should be the answer? What should be the answer? 10 equal to 20. क्या मतलब हुआ? ये दोनों वैल्यू क्या इक्वल है? नहीं है। ये कंपेयर कर रहे हैं हम, तो दैट मींस इट इज फॉल्स। 10 तो 20 के इक्वल है ही नहीं, राइट। सिमिलरली हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कहता है? चलो ग्रेटर देन इक्वल टू से पहले एक आता है नॉट इक्वल टू। नॉट को हम ना ऐसे एक्सक्लेमेशन मान लेते हैं और इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन साइन के बाद इक्वल टू। इसका मतलब क्या है? a is not equal to b. That means हम 10 is not equal to 20। क्या ये ट्रू है या फॉल्स, जल्दी से बताओ। क्या ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है? 10 is not equal to 20 नहीं है ना। तो हम यही चेक करें कि 10 is not equal to 20। 10 तो 20 के बराबर नहीं है। That means it is saying true। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब या तो ये वैल्यू मैं लिखता हूँ a is greater than equal to b। तो या तो ये ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, इसमें से दोनों में से कोई भी होगी तो ये बोल देगा ट्रू है। ठीक है, दोनों तो हो ही नहीं सकती, कभी भी हो भी सकती है और कभी भी नहीं हो सकती, सॉरी। पर दोनों में से अगर कोई एक भी होगी तो ये उसको ट्रू बोल देगा। दैट मींस मैं बोलता हूँ 10 is greater than equal to 20। तो क्या आंसर आएगा बताओ, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा इसका? ग्रेटर देन इक्वल टू का केस में आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? बेटा इसको नोट भी करते रहो, ये यूज होंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थ्रू आउट प्रोग्रामिंग आपकी ये चीजें यूज होंगी, ठीक है। इनको नोट करते रहो, कॉपी पेन लेके बैठा करो क्लास में। तो अभी आपके पास 10 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 20 नहीं है। 10 तो ग्रेटर भी नहीं है 20 से, ना ही वो इसके इक्वल है। तो दैट मींस इट इज फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास केस आता है लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू में a इज लेस देन इक्वल टू b। क्या 10 आपके पास b से छोटा है या उसके इक्वल है? ट्रू आएगा या फॉल्स? बोलो जल्दी। ओके, तो 10 जो है आपके पास 20 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। दैट मींस ये वाला आपके पास इस कंडीशन में ट्रू बैठ रहा है लेस देन के लिए। तो आई विल से इट इज ट्रू। लेट अस सपोज मैंने a और b का वैल्यू ले लिया होता, a का वैल्यू भी 10 लिया होता और b का वैल्यू भी 10 लिया होता। अब मुझे बताओ ये सारी कंडीशंस में क्या आएगा? पहला वाला केस, चलो a आपके पास 10 है और b भी 10 है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे ग्रेटर देन में क्या आएगा, लेस देन में क्या आएगा, इक्वल टू में क्या आएगा, नॉट इक्वल टू में क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या आएगा और लेस देन इक्वल टू में क्या आएगा? जल्दी से बताओ। ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, जैसे भी आएगा बताओ। हरी अप। फर्स्ट वाले में क्या आएगा?
फर्स्ट वाले में क्या आएगा? चेतन आप जो बोल रहे हो दूसरी कैटेगरी में, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात हो रही है। अच्छा, पहला वाला जो हम बात कर रहे हैं ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन ए क्या ग्रेटर देन है बी से? नहीं है ना, तो ये फॉल्स हो गया। क्या ए लेस देन बी है? नहीं है, तो फॉल्स हो गया। क्या ए इक्वल टू बी है? बताओ, क्या ए इक्वल टू बी है? लो, क्या ए इक्वल टू बी है? फॉल्स है क्या आकाश? ए इक्वल टू बी, 4 फॉल्स। कौन से वाले 4 फॉल्स है इसमें बताओ जरा? रैंडमली 4 फॉल्स मत बोलो। कौन सा वाला 4 फॉल्स है? फोर्थ वाला फॉल्स है या 4 फॉल्स है? ओके, तो क्या ए बी के इक्वल है ना? तो इसके केस में क्या आ जाएगा? ट्रू। तो अभी नॉट इक्वल टू के केस में क्या हुआ? क्या ए बी के नॉट इक्वल टू है? बोलो, फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला, क्या ए बी से बड़ा या उससे छोटा है? हाँ जी, इसमें क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आएगा बेटा? मैंने क्या बताया? ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू में क्या चेक करता है? दोनों में से कोई एक कंडीशन। तो A इज ग्रेटर देन B वाला तो फॉल्स हो गया, पर A इज इक्वल टू B वाला केस ट्रू है इसके केस में, तो ये इसके केस में क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। ये सबको समझ में आया है ट्रू क्यों है? काफी लोग फॉल्स बोल रहे थे इसमें। क्लियर है आयुष? मुस्कान, क्लियर है आपको? देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करते रहो। ये भी ना ऐसा करते एक एक करके लिख लो आप अलग अलग से। मे बी आई थिंक ऐसा ना हो कुछ बच्चों को पॉइंट में मिस हो रहा हो कि आप कौन से वाला बता रहे हैं, वो बच्चा किसी दूसरे का आंसर ना कहीं दे रहा हो। मतलब जो जिसमें आपको कंफ्यूजन लग रहा है उसको नेक्स्ट स्लाइड पे अलग से सेपरेटली एक बार लिख लेते हैं, सो दैट वो सबको क्लैरिटी हो जाएगा कि इस वाले पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या बात करते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू की। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में हमने वैल्यूज कौन सी किसकी कंपेयर करें? a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 10 की। ठीक है, तो इसका मतलब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, दैट मींस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या काम करता है बच्चे? जब आपके पास इन दोनों में से कोई एक कंडीशन 10 इज ग्रेटर देन 10 या फिर आपके पास 10 इक्वल टू 10 में से कोई भी ट्रू आती है, तो आपका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये वाली ट्रू आ रही है, तो मैं इसका रिजल्ट में क्या दे दूंगा? ट्रू। अभी सभी को क्लियर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू? किसी को कोई भी डाउट क्वेरी है इसमें? ये बहुत क्रिटिकल चीजें, छोटी छोटी सी है, आसान सी चीजें हैं, बट हमें याद में दिमाग में बैठी होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको बोल दूं कि लेस देन इक्वल टू के लिए चेक करो, तो a इज लेस देन इक्वल टू b को चेक करना है अगर, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या है? या तो 10 से छोटा होना चाहिए, ये तो फॉल्स हो गया, ये नहीं चलेगा। या फिर 10 के इक्वल होना चाहिए, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए, तो ये तो ट्रू है मेरे पास इसके केस में। ठीक है, तो ये अगर ट्रू है तो मैं आंसर में क्या बोल दूंगा? ट्रू। अभी सबको क्लियर है दोनों केसेस? किसी को कोई भी डाउट इसमें बच्चे? चारों जितने भी हमने अभी तक पढ़े उसमें से कोई भी ऑपरेटर में कोई क्वेरी है? 6 के 6 ऑपरेटर्स। एनीवन हैविंग एनी क्वेरी? इन सब की भी प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, तो आई थिंक थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। बट अभी तक यहाँ तक आपको कोई डाउट अगर लग रहा है तो, क्योंकि ये ऑपरेटर्स आपके हर प्रोग्राम में यूज होंगे, कोई ना कोई ऑपरेटर आपके हर प्रोग्राम में यूज होगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर। ठीक है सर, एक एग्जांपल कर लेते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम बेटा देख लो, एक एग्जांपल से देख समझते हैं। अब मान लो मैं आपको बोलता हूँ, ये लॉजिकल में आते हैं, इनको भी नेक्स्ट करेंगे, वो रिलेशनल में नहीं आते जो आपने लिखे। तो
अभी हम सीक्वेंस से चल रहे हैं चेतन, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, हम इसको कवर करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम पहले इसके ऊपर बात करें। लेट अस सपोज एक पर्सन है एक्स, मुझे चेक करना है कि क्या वो वोट के लिए एलिजिबल है, वोटिंग करने के लिए या नहीं है। ठीक है, तो कौन होता है एलिजिबल वोटिंग करने के लिए, बताओ कौन वोट दे सकता है? मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया है, लेकिन अभी हम बेसिक एक एज का क्राइटेरिया एक लेके चलते हैं, बिल्कुल सिंपल वाला। एज के हिसाब से बताओ कि कौन सा पर्सन वोट डाल सकता है। 18 इयर्स हो या उसके ऊपर हो, राइट। तो हम कहते हैं कि अगर मेरे पास एक पर्सन है एक्स, ठीक है, तो एक्स नाम का कोई भी पर्सन रहेगा, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। पर्सन का नाम कुछ भी होगा, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को तो फर्क पड़ता है उसकी एज से, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं यूजर से उसकी एज इनपुट करवा लेता हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास एज एक वेरिएबल है। अब मुझे बताओगे कि क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे मुझे पता चले कि ये पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। एनीवन, कैसे लिखेंगे कंडीशन, बताओ जल्दी से बताओ। पीछे वाले से जो भी पढ़ा है उसी का दिमाग लगाना आपने। कंडीशन चेक करने के लिए इफ होता है, चलो आगे कंडीशन क्या आएगी बताओ, कंडीशन बताओ। जिसने तुम जावा में लिख दिया कोड, वेरी गुड। कंडीशन क्या आएगी, आपकी एज 18 ही होनी चाहिए या 18 से बड़ी होनी चाहिए या दोनों में से कोई भी होनी चाहिए। मेरे को ये बताओ पहले, क्या एक पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स है वो वोट डालेगा, या एक पर्सन जिसकी एज 18 से बड़ी है वो डालेगा, या दोनों जो फुलफिल करते हैं वो डालेंगे, बताओ। राइट, तो ऐसे केस में हमें पता है कि इसके केस में कंडीशन क्या आएगी, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, दैट मींस यहाँ पे 18 वाला कंडीशन भी हो सकता है या 18 से ज्यादा भी। हम इसको कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू को ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट मींस दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये आगे जाके हम थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि या तो वो 18 से बड़ा होना चाहिए या वो 18 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे दोनों केसेस में भी हो सकते हैं या फिर उससे एक केस भी चलेगा, तब भी चलेगा। तो ऐसे केस में मैं क्या कह देता हूँ कि आउटपुट में क्या कर देता हूँ, आउटपुट में लिख देते हैं एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, एल्स क्या होगा इसका, एल्स में क्या लिखेंगे बताओ। अगर इसका एल्स लिखना पड़े मेरे को तो मैं क्या लिखूंगा, एल्स में क्या आएगा, क्या कंडीशन आएगा, एल्स में क्या आउटपुट आएगा, नॉट एलिजिबल, राइट। तो एल्स में आउटपुट क्या आ गया मेरे पास, नॉट एलिजिबल। एल्स कब चलेगा, एल्स कब चलेगा, जब आपका एज 18 से कम। अब कोई ऐसा भी सोच सकता है, इसके बाद हम रुक जाते हैं। अब कोई ऐसा भी सोच सकता है कि जब हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 18 लिखा, इसकी जगह अगर मैं एज ग्रेटर देन 17 लिखता तो क्या ये वाला प्रोग्राम काम करेगा, मुझे बताओ। क्योंकि ग्रेटर देन 17 तो 18 भी है और ग्रेटर देन 17 में आपके पास 18 के ऊपर भी सारे नंबर आ रहे हैं। तो बताओ क्या ये प्रोग्राम काम करेगा, क्या ये लॉजिक काम करेगा? यस सर। अच्छा, तो आप मुझे बताओ कि जब आपको इलेक्शन कमीशन वोटिंग कार्ड बना के देती है तो किसको बना के देती है, 17 इयर्स 18 इयर्स पूरे होने चाहिए या 17 इयर्स 8 मंथ्स वाला भी हो सकता है, हो सकता है। अगर किसी की एज 17 इयर्स 10 मंथ्स है, 17 इयर्स 11 मंथ्स है, क्या वो वोट डाल सकता है? नो सर।
नहीं डाल सकता ना। तो इसीलिए अगर हम इसमें लिखें तो ग्रेटर देन 17, तो ऐसे केस में क्या होगा कि 17 इयर्स 11 मंथ्स वाला भी उसमें आ जाएगा, राइट। तो ऐसे में ये चीज देखो कि ये डिपेंड करती है हम किस प्रॉब्लम की बात करें। किसी और केस में बात कर रहे होते तो मे बी वो चल जाता, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक है, तो इसलिए हमने 18 के साथ यूज किया ग्रेटर देन इक्वल टू रादर देन यूजिंग 17 विद ग्रेटर देन, राइट। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि वो किस चीज के साथ काम कर रहा है, राइट। वो कुछ नंबर सिस्टम की बात होती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे स्पेसिफिकली पॉइंट्स में कैसे बात होती है, ओवरऑल नंबर्स की अभी तक हम बात करते आ रहे हैं तो वो कैसे हो रही है, राइट। तो आप लोगों को जो कंडीशंस और ये वैल्यू लगानी है ना, तो इसमें थोड़ी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं इन पे आपको पूरा फोकस करना है। देखो एक बार फर्स्ट क्लास में सबको लगा कि यार 18 और 18 से ऊपर वाला है, और अगर हम इक्वल टू नहीं लगाए 17 से ऊपर भी 18 ही होगा, तो मतलब हमने कुछ भी ऐसे एज्यूम नहीं करके चलना है कंप्यूटर्स में। तो आप अपनी कंडीशन को बिल्कुल देख लो। तो जितने जो आप इंटीजर्स और डेटा टाइप्स है वो भी हमने डिस्कस ही नहीं किए। अभी हम एज अ फर्स्ट स्टेप हम सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग थोड़ी कर रहे हैं। तो इन सारी डिटेल्स में हम जाएंगे कि ये इंटीजर है या फ्लोटिंग है या इसमें डेसिमल आएगा नहीं आएगा, तो वी विल डू दैट लेटर। अभी हम सिर्फ लॉजिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने पढ़ा है पहले से तो डोंट वरी, वो चीजें आगे जाके करेंगे। अभी हम सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग पे फोकस करें, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास क्या है, तो ऐसे केस में नहीं चल सकता, बट कोई और केस हो सकता था जहां पे ऐसा कुछ काम चल जाता। तो सिमिलरली अगर मैं बोलता कि किसी बच्चे को चेक करो कि उसकी डिस्टिंक्शन आई है कि नहीं, तो अब मुझे आप बताओ कि क्या कंडीशन लगेगी, जल्दी से लिख के बताओ। डिस्टिंक्शन कब होती है, जब उसके मार्क्स 75 या उसके ऊपर होते हैं, ऐसे ही होता है ना। 75% से ऊपर मार्क्स होंगे या 75% मार्क्स वाला बच्चा जो होगा वो डिस्टिंक्शन वाला होता है, यही होता है ना, 75% और अबव। तो अब बताओ मुझे इसका कोड कैसे लिखेंगे, इसका लॉजिक कैसे लिखेंगे। कोई जुबानी भी बोल सकते हैं फटाफट। सेम प्रॉब्लम है, सब कुछ सेम। क्या 74.99 को हम डिस्टिंक्शन देते हैं? नो सर, नहीं देते, राइट। तो क्या करेंगे इसके केस में, सेम यहाँ पे मैं एज की जगह क्या ले लेता हूँ, स्कोर ले लेता हूँ, ठीक है। तो स्कोर मैंने इनपुट करा दिया, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ, चलो स्कोर की जगह पे परसेंटेज। चलो थोड़ा सा एक दो स्टेप और जोड़ते हैं, डिटेल में देखते हैं। मान लो आपके पास, अभी आप करके बताओगे मुझे, मैंने आपको टास्क दिया, आपके पास मार्क्स जो आए हैं वो आपने इनपुट करवा दिए यूजर पे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो फिक्स थे, मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो फिक्स थे, लेट अस सपोज वो 550 थे। अब मुझे बताओ कि आप कैसे चेक करोगे कि इस बच्चे की डिस्टिंक्शन आई है या नहीं आई, जल्दी से बताओ। आपके पास मैक्सिमम मार्क्स है, आपके पास मार्क्स ऑब्टेन्ड भी है। अब आप मुझे बताओ परसेंटेज निकाल लेंगे सर इसकी कितनी आई है। हाँ, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप परसेंटेज निकालने का होगा, राइट। तो कैसे निकालेंगे, 100। चलो हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, बाकी बच्चे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिर्फ सार्थक क्यों बोल रहे हैं, बाकी भी बोलना चाहिए। एक ही बच्चा क्यों बोल रहे हैं, बाकियों को भी बोलना चाहिए, वही थोड़ी पड़ेगा अकेला। कैसे निकालेंगे परसेंटेज, आपकी परसेंटेज के ऊपर होती है ना डिवीजन कौन सी है, डिस्टिंक्शन है कि नहीं। अभी हम ये टोटल इनटू 100। हाँ, तो हम ये पूछ रहे हैं कि आपकी परसेंटेज अगर 75% में आती है तो आप बोलोगे कि मेरी डिस्टिंक्शन है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं बताओ, कैसे निकालेंगे परसेंटेज। हाँ जी सभी लोग, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स। यस, तो मार्क्स डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। तो ये मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे भी आएगी, ठीक है। इसके बेसिस पे मैं क्या कहता हूँ कि
अब मैं कंडीशन किस पे लगाऊंगा बताओ, इफ के बाद क्या आएगा? हाँ जी बेटा, x greater than equal to 75. तो x नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी, रट्टा नहीं मारना वेरिएबल का, जो चीज दिख रही है उसके हिसाब से। Marks greater than. मार्क्स तो निकाले नहीं हमने PER निकाला परसेंटेज का, तो हम चेक कर लेते हैं इफ PER इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो व्हाट आई कैन से, मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? डिस्टिंक्शन। ठीक है, एल्स मतलब मेरे मार्क्स जो थे वो 75% से कम थे या कम थे, ठीक है, तो उसके केस में मैं क्या कह देता हूँ, मेरा आउटपुट क्या आएगा? Not distinct. नो डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई विल वर्क। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो नंबर डाल देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए 1 2 3 4। ये क्लियर है सभी को? एनीवन हैविंग एनी डाउट? हाँ जी बेटा, जल्दी से बताओ, 2-3 बच्चे क्यों बोल रही है? अच्छा, हैंड्स अप थम्स अप करने में बता देते हो, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक कोई भी क्वेरी है तो जल्दी से पूछो, फिर हम आगे तभी बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ समझ ना आ रहा हो फिर मुश्किल होती है। साथ साथ में अपना डाउट क्लियर कर लो। इस क्वेश्चन में सर ने एक एडिशनल चीज और की है कि जो आपके पास इनपुट आया था, पहले उस इनपुट पे हमने कुछ थोड़ा सा प्रोसेसिंग किया है, मतलब एक नया वैल्यू बनाया है और उस पे हमने कंडीशन लगाया है। तो ग्रेजुअली ये वाली चीजें बढ़ती रहेंगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमेशा जो इनपुट आएगा डायरेक्टली हमें सीधा उसी के ऊपर कुछ कंडीशन लगा के कोई डिसीजन लेना है। तो आगे क्या होगा कि हमारे पास कोई इनपुट आया, उस पर हमने कुछ प्रोसेसिंग किया, उससे कोई वैल्यू, फिर उसको हम चेक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपके पास एक मैक्सिमम नंबर आया हुआ था, मैक्स आप मान के चले थे कि मार्क्स कितने में से आए हैं, और फिर आपने परसेंटेज यहाँ पे निकाली, ठीक है, और उस परसेंटेज को फिर आपने चेक किया कि वो क्या है, उसके हिसाब से आपने यहाँ पर आंसर एक यहाँ पे लिखा है कि आपकी डिस्टिंक्शन आई है या नहीं है। ये क्लियर है सभी? किसी को कोई भी डाउट? ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम बीच में स्टेजेस बना सकते हैं, कैसे भी करके हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी मान लेते हैं एक और सिंपल सा एग्जांपल लूंगा मैं, पर वो आपको करना है, ठीक है। अभी हमने क्या चेक किया था, लास्ट एग्जांपल ये, इसमें क्या चेक करते हैं, नंबर इवन है या ऑड। अब एक एग्जांपल करते हैं, आपको बताना है, ये अभी आप करोगे सभी। मैं एक नंबर दूंगा x, इस नंबर को मेरे को चेक करना है कि क्या ये नंबर पॉजिटिव नंबर है या ये नंबर नेगेटिव नंबर है। अभी के लिए हम मान रहे हैं कि 0 भी पॉजिटिव है, फिलहाल के लिए 0 नंबर को हम पॉजिटिव मान, ठीक है। तो मुझे बताओ कि कंडीशन कैसे लिखेंगे इसकी? जल्दी से बताओ इसमें लिख के कि कैसे करेंगे इसको। अभी हम मान के चल रहे हैं कि 0 भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी नंबर यूजर इनपुट कर रहा है x में, वो नंबर पॉजिटिव है या वो नंबर नेगेटिव है। कैसे करेंगे? हरी अप। चेतन ने एक आंसर दिया है, 0 नेगेटिव मत लिखो आयुष, आपका, अच्छा उसका आंसर लिख रहे हो आप, ठीक है। आगे कंडीशन प्रॉपर लिखो, इफ लगा के लिखो, एल्स लगा के लिखो, जैसे लिखते हैं जुबानी, तो ऐसे हमें भी पता है। कैसे करेंगे? हाँ जी बेटा, बी इंटरेक्टिव यार, ऐसे नहीं चलेगा, सुस्त मत बैठो। मैंने आपको इससे बेटर वाला प्रोग्राम बताया है, ये तो मैंने आपको आसान वाला करने को दिया है उससे, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधे लॉजिक लग रहा है। जल्दी से बताओ, अगर नंबर आपके पास
एक है, तो आपको चेक करना है वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिंपल सा काम है बस। एनीवन? जल्दी, गायत्री ने आधा कोड लिखा है, आधा लॉजिक लिखा है, आधा बाकी का भी कंप्लीट करो गायत्री। बाकी लोग, आयुष, कितने से काम हो जाएगा? ठीक है, तो बाकी लोग भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करो। एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, आयुष और गायत्री ने जो प्रॉब्लम अभी की है, एक लिखते हुए गलती की है, ये बहुत बच्चे करते हैं। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हम कंडीशन लिखते हैं, कौन सा नंबर पॉजिटिव आएगा। मान लेते हैं x मैंने इनपुट ले लिया, मैं कहता हूँ इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर x 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तो उसके केस में मैं क्या कर दूंगा, आउटपुट कर दूंगा x इज पॉजिटिव। एल्स, अब काफी बच्चे शुरुआत में जब शुरू करते हैं कोड लिखना या लॉजिक लिखना, वो ना एल्स के आगे भी कंडीशन डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने भी डाली है, कुछ एक लोगों ने। तो इसका मतलब लिखने का ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको दोबारा लिखना है एल्स x इज लेस देन 0। जब ये एल्स में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो लेस देन है तभी आ रहा है, राइट। अभी हम दो ही पार्ट्स की बात कर रहे हैं, कंडीशन लिखने वाला स्टेज आगे आएगा, वो तब डिस्कस करेंगे। तो अभी दो ही पार्ट्स हैं आपके पास। ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन के बेस पे वो चेक करता है, अगर ये ट्रू है तो एक सेगमेंट को चलाएगा, अगर ये फॉल्स है तो वो फॉल्स के आगे मेरे को कुछ लिखने की अभी जरूरत नहीं, ये दूसरा सेगमेंट चलाएगा। वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये फॉल्स है तो यही काम होगा, तो उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि एल्स x इज लेस देन 0, ठीक है। तो इसके केस में आप डायरेक्टली एल्स में लिख सकते हो, आउटपुट में x इज नेगेटिव। अब मुझे बताओ, ये पहले ये सबको क्लियर है, सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, मान लेते हैं कि मैं इसी लॉजिक को अलग तरीके से लिखता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है यार, मुझे ये वाली कंडीशन नहीं लेनी, मेरे को इसके अलावा कोई कंडीशन लेनी है, तो फिर मैं क्या करूं? मैं आपको एक कंस्ट्रेंट दे देता हूं कि ग्रेटर देन 0 को यूज ही नहीं कर सकते आप क्या करोगे? आप बताओ मुझे। ग्रेटर देन 0 एलिजिबल ही नहीं है आपके कोड में लिखना। आपको मैंने एक कंस्ट्रेंट दे दिया, एक रिस्ट्रिक्शन दे दी कि इसके बिना यूज करो, फिर आप कैसे लिखोगे बताओ जल्दी। बिना ग्रेटर देन इक्वल टू को यूज किए कैसे इस लॉजिक को लिख सकते हो, है ये क्वेश्चन है। तो क्लियर है? मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपने विदाउट यूजिंग ग्रेटर देन इक्वल टू। तो कैसे करोगे बताओ, जल्दी से बोलो। ग्रेटर देन इक्वल टू के बिना कैसे यूज करेंगे? चलो, एक ने आंसर तो दिया। सुशांत, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। 0 + 1 = पॉजिटिव, 0 - 1 = नेगेटिव। नंबर हमेशा 1 या -1 या 0 तो नहीं होगा, नंबर तो कुछ भी हो सकता है। -3862 हो सकता है, पॉजिटिव में 7692 हो सकता है, ठीक है, कोई बड़ा नंबर भी तो हो सकता है। क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर है सर, क्या पूछ रहे हैं। अब आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि अब आप एक ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर की कंडीशन नहीं लगा सकते, आपको आंसर यही देना है, पर कंडीशन में कुछ चेंज करना है आपको। आकाश, यू वांट टू आस्क समथिंग? आपने हैंड रेज किया। Sir, if x less than equal to 0, output x is negative, else output x is positive. ठीक है, गुड। तो हम क्या कहते हैं अगर ऐसा लिखते हैं, if x is less than, क्या लिखें बोलो?
0. तो लेस देन इक्वल टू तो नहीं लिखना है ना? 0 पर आपने रिस्ट्रिक्शन में दिया इक्वल टू 0. हाँ, क्योंकि 0 दूसरे सेट में कवर हो रहा है, तो हम क्या कर देते हैं आउटपुट में x इज नेगेटिव. x इज नेगेटिव. एल्स का क्या पार्ट हुआ? आउटपुट x इज पॉजिटिव. आउटपुट x इज पॉजिटिव. अब आप यहाँ पे एक चीज देखो कि इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व कर रहे हैं इफ एल्स से, तो उसके दो पार्ट है. तो आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि वो दो पार्ट क्या है, राइट? तो इससे फर्क नहीं पड़ता मैं उसको लिखूं किस तरीके से, चाहे मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही है. एक पार्ट वो है जो 0 से बड़ा है, ठीक है, या उसके इक्वल टू है, और एक पार्ट वो है जो 0 से छोटा है. तो मैं इसमें से यहाँ पे भी तो ये समझ में आ रहा था ना कि एल्स में कब जा रहा है, जब वो 0 से छोटा है, और इसमें कब आ रहा है, जब ये 0 से बड़ा है. सिमिलरली अगर मैं इस कंडीशन को इफ में डाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाले कंडीशन एल्स में आ जाएगा. समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे कोई रट्टा नहीं लगाना है कि आपको यही करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू बता दिया सर ने तो हमेशा वैसे ही चलेगा, ठीक है. इसको किसी भी तरीके से चल सकते हैं, बस कंडीशन हमें क्लियर होनी चाहिए. ये चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, राइट? सबको क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी चेतन, आपका आंसर सही है बेटा. तो सभी को क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी यहाँ तक? कुछ भी पूछना चाहते हो, कहीं पे स्टक हो गया दिमाग, जल्दी से पूछ लो. किसी का कोई भी डाउट है बेटा, जल्दी से पूछ लो. कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हो? क्लियर है सबको? समझ क्या नहीं आया पुष्पिंदर, जल्दी बताओ. स्पेसिफाई करके बताया करो बेटा, ऐसे तो फिर टाइम लगता है. मेंशन कर दिया करो क्या नहीं समझ आया. बाकी लोग, किसी का कोई भी क्वेश्चन जल्दी से बताओ. कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो? रिपीट क्या करना बेटा, ये वाला एग्जांपल या सेकंड वाला या पूरा? ये दोनों एग्जांपल्स करूं रिपीट या सेकंड वाला? चलो दोनों देख लेते. एक बार आप यहाँ पे देखो, लेट अस डिस्कस दिस इन सम अदर वे. मेरे पास एक नंबर है x. ये नंबर क्या क्या तरीके से आ सकता है? या तो ये नंबर पॉजिटिव होगा, ठीक है, या तो ये नंबर नेगेटिव होगा. मैं अभी मान के चल रहा हूं कि पॉजिटिव में सभी नंबर जो 0 या 0 से बड़े वाले नंबर है वो सब आ रहे हैं, और जो 0 या 0 से छोटे वाले नंबर है वो सब नेगेटिव नंबर, सॉरी 0 नहीं, 0 से छोटे वाले जो नंबर है वो सब नेगेटिव नंबर. तो मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटीज है अभी के लिए, ठीक है. तो ऐसे में पहला कंडीशन तो मेरे पास क्या आ रहा है, मैं मान के चल रहा हूं मैंने x को इनपुट ले लिया. तो पहला कंडीशन क्या आता है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. जैसा कि मैंने लिखा, मैं मान के चल रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि 0 पॉजिटिव नंबर में ही काउंट कर रहे हैं. तो ऐसे केस में मैं सिंपली आउटपुट कर सकता हूँ ना. क्या आउटपुट करूंगा कि इट इज पॉजिटिव. अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑटोमेटिकली वो नंबर कहां पे जाएगा, दूसरे वाले केस में. इफ एल्स में दो ही भाग होते हैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक भाग जो सही होने पे चलता है, दूसरा भाग जो गलत होने पे चलता है. अगर ये गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा सही होगा, राइट? तो इस तरीके से काम चलता है. यहाँ पे अगर आपके पास ये फॉल्स हो गया तो ये ऑटोमेटिकली एल्स में आ गया, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव. अब हम क्या एम्फेसाइज कर रहे थे, क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, सॉरी यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपके पास एक तरीके से ही लिखने का, एक ही तरीका होगा आपके पास प्रॉब्लम को लिखने का. There can be different ways to solve or analyze the problem. आपका देखने का नजरिया अलग हो सकता है, सॉल्व करने का तरीका उसके नजरिए के हिसाब से ही बनेगा. लेट अस सपोज मैं लिखते समय एक नेगेटिव नंबर को सोच के लिख रहा था,
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ x इज लेस देन 0। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? दूसरे भाग के लिए मैंने लिखा तो उसका ही आउटपुट लिखूंगा। कौन सा है आउटपुट? मेरे पास क्या आएगा? नेगेटिव। एल्स अगर ये फॉल्स हो गया, मतलब ये इस वाले पार्ट में लाई ही नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट ट्रू है। तो उसके केस में मैं क्या करूंगा? एल्स में आउटपुट क्या है मेरे पास? पॉजिटिव। ये क्लियर है सभी को? किसी को कोई भी डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? जल्दी बताओ बेटा, हरी अप। सबको क्लियर है यहाँ तक? से इधर यस और नो इन द चैट। ठीक है सर, नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। तो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए। आपको क्या करना है, आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है? आपको बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है? अब मान के चल रहे हैं ये दोनों नंबर इक्वल नहीं होंगे, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। आपको ये बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों में से छोटा कौन सा है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? तो सबको समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? मैं एक बार एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेट अस सपोज ए में वैल्यू आपके पास 10 है और बी में वैल्यू आपके पास 20 है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? बी इज ग्रेटर। अगर आपके पास ए में वैल्यू 36 है, बी में वैल्यू 11 है मान लो, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? ए इज ग्रेटर। ये आपको सॉल्व करना है, इसका लॉजिक लिख के आना है। मैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे पूछेंगे, ठीक है? तो अगर अभी कर सकते हो तो फटाफट। अभी नहीं करना, अभी करोगे अभी बाद में करना है। ये तो बिल्कुल वैसे आपको दिया है, तो ट्राई कर लेना। तो अभी ना आपको एक बार लॉजिकल ऑपरेटर्स थोड़ा बता। सर लॉजिकल ऑपरेटर बताना है कुछ और अभी? एक बार इनसे पूछ लेते हैं ये आगे चलने की कैपेसिटी में है कि नहीं। तो इसका क्वेश्चन चाहे बाद में करवा देंगे, मेरे ख्याल से थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है। आप लोग ऐसे बाकी बच्चे आप लोग भी बताओ अभी। बेटा इतना एब्जॉर्ब कर पा रहे हो आप जितना बताया अभी? मतलब यहाँ तक सफिशिएंट है, थोड़ा सा और आगे बताना है? बताइए प्लीज सब। सफिशिएंट है सर। आगे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें या यहाँ तक सफिशिएंट है? थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो सर। चलो ठीक। तो देखो अभी थोड़ा ही बताते हैं, जो बच्चे कह रहे हैं थोड़ा हो गया, ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं कराएंगे, बस एक आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। सर लॉजिकल ऑपरेटर बता दो क्या है, और बस एक एंड बता देना, बाकी एक्चुअली फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का हो गया है और कुछ को थोड़ा फिर हैवी ना हो जाए, तो वो देख लेंगे। देखो अभी ना एक हमारे पास और ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर हमारे पास कहाँ पर किन केसेस में काम आते हैं? जैसे भी हमने आपसे ये पूछा, जितना एक्चुअली आपने पहले थोड़ा किया हुआ ना कोडिंग, कुछ बच्चों ने जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है ना। आपने कुछ जावा या कोई भी लैंग्वेजेस पहले की हुई है, तो आपके लिए थोड़ा इजी है। तो हमें थोड़ा सा सारी क्लास के हिसाब से एक बार चीजें प्लान करनी पड़ेगी। तो कई बार आपके पास ऑपरेटर, आपके पास ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर आपके पास एक कंडीशन से बात बनती नहीं है, मतलब आपको मल्टीपल 2-3 चीजें चेक करके ही पता लगता है कि ये चीज सही है या नहीं है। जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि भाई एक बंदा इलेक्शंस में खड़े होने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि जितनी भी कंडीशंस होती होंगी वो छोड़ो आप, हम 2 कंडीशन लेके चलते हैं मेन, कि भाई एक तो लेट सपोज बंदे की जो एज है वो 21 साल होनी चाहिए, और एक उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो मतलब वी आर जस्ट टेकिंग एग्जांपल। तो यहाँ पर अब 2 चीजें हैं, अब यहाँ पर एक चीज से कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। नाउ वी हैव टू कंसीडर 2 थिंग्स। 2 चीजों के रिजल्ट के बाद ही हमें पता लगेगा कि यार ओवरऑल यस है कि नहीं है। तो एक बंदा आया, एक उसकी एज तो 21 से ऊपर है, लेकिन उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो वो एलिजिबल नहीं है। एक दूसरा बंदा आया बी, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसकी एज 21 से कम है। तो दैट मीन भाई जिसकी ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही उसका ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होगा, और जिसकी ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी उसका रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। कि भाई अगर एक एज तो मेरी ठीक है लेकिन एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो भी मैं एलिजिबल नहीं हूँ। सर इसके चारों सिनेरियो लिख दो, जैसे एक बार 1 और 0 करके।
नहीं एज ठीक था, टेबल बना दो ना एज और क्रिमिनल रिकॉर्ड करके। तो जैसे जो हमारी एज है वो मान लो हम कहते हैं कि वो 21 से ऊपर होनी चाहिए। यस नो कर दो बस इसको, हाँ यस नो। तो देखो ये दो कंडीशंस थी। अब ये बताओ पहले वाले केस में ये जो है एलिजिबल है कि नहीं है, ये बताइए। मतलब जो पहला केस है और हमारे पास हमने क्या किया है, हमारे पास कोई भी पहले वाले में यार नो एलिजिबल क्यों है? अच्छा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, यस आपने, ठीक है, मेरे को लगा क्लीन लिखा हुआ है। सर ये टिक का मार्क एक बार लिख दो, टिक का मीन्स क्या है ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। चलो ये है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है, टिक का मतलब यस मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो इसको मैं ट्रू ही लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें हम ट्रू ही लिखते हैं या फॉल्स लिखते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये ऐसा ना हो ना कि हम ट्रू का मतलब ये माने कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ है, तो मतलब वो क्लैरिटी होनी चाहिए में कि इनपुट का मतलब है क्या। तो पहले वाले केस में हम बोल रहे हैं कि बंदे की एज 30 साल है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि वो, अब ये दो अलग अलग से कंडीशन है, मतलब हमारे पास दो अलग वेरिएबल होंगे, ठीक है। एक वेरिएबल होगा एज, तो हमने कहीं पर कंडीशन लगाई होगी एज ग्रेटर देन 30 या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, एक कंडीशन तो ये लगी होगी, और एक कंडीशन कहीं पर लगी होगी क्रिमिनल रिकॉर्ड इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। मतलब कि ये जब होगा तभी वो हमारा बंदा एलिजिबल होगा। अब पहले वाले केस में वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो नॉट एलिजिबल हो गया। दूसरे वाले में क्या है, उसकी एज भी ठीक है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो वो एलिजिबल है। तीसरे वाले केस में क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका और एज भी कम है, ये तो नो ही है फिर पक्का ही, क्योंकि दोनों चीजें ही गलत है इसकी। तो अब चौथे वाले केस में क्या है कि उसकी एज कम है। अब जरा ये वाली चीज जब हमें मान लो ये हमें कंप्यूटर में लिखनी है, मतलब अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि एक कंडीशन से हमारा रिजल्ट नहीं निकल पा रहा, हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी पड़ रही है। मल्टीपल क्या, अभी तो हम दो ही देख रहे हैं, दो की मल्टीपल भी आएंगी। तो इस तरह से जब हमें चीजें जोड़नी होती है कहीं पर, तो हम अपना लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पर यूज करते हैं। तो पहला लॉजिकल ऑपरेटर जो है हमारे पास, जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, वो है एंड। तो मतलब अभी मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर नहीं समझाया, अभी मैंने आपको सिर्फ एक सिनेरियो बताया है कि किस तरह के सिनेरियोज में हमें इस तरह के ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। कि यार ऐसा क्या काम है जो हमारा नॉर्मल नहीं हो पा रहा, क्या काम है वो, कि जहां पर हमारा जो डिस्कशन, जो डिसीजन है वो एक कंडीशन से नहीं निकल पा रहा, उसके लिए हमें दो तीन कंडीशन लगा के देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे किसी कॉलेज के एडमिशन का आप रूल देखो कि भाई आपको इस कॉलेज में एडमिशन जब ही मिलेगा जब आपके 90% से ऊपर मार्क्स होंगे। मतलब मान लो कोई आर्मी स्कूल है, ठीक है, तो आर्मी स्कूल वालों ने कंडीशन क्या रखी हुई है कि भाई आपके मार्क्स भी इतने होने चाहिए, प्लस आपके जो फादर हैं वो आर्मी में ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गई, तो वो दोनों चीजें देखेंगे कि भाई आपके मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90% एंड योर फादर ऑक्यूपेशन शुड बी इक्वल टू आर्मी और व्हाटएवर, ठीक है। तो जहां पर हमें मल्टीपल कंडीशंस को जोड़ के एक फाइनल रिजल्ट बनाना होता है, वहां पर हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। आई थिंक सर मेरे ख्याल से ना एंड और सब अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, फ्रेश एक बार बच्चे सीख लेंगे थोड़ा सा इनको। एक बार सबने क्या करना है, नेट पे एक बार सबने अपने आप से ना देख के आना है कि एंड और नॉट ऑपरेटर होते क्या है। हम बिल्कुल स्क्रैच से एक बार बताएंगे, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी पहले लंबी क्लास लगा चुके हो, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं चाहता नहीं कि आप लोग थोड़ा सा उसमें थोड़ा फ्रेश उससे ही करो। तो बेसिकली हमने ये देखा है कि यहाँ पे जब हमें कंडीशंस लगानी है उस केस में हमें ये लॉजिकल ऑपरेटर लगाने हैं यहाँ पे। तो एक बार सब थोड़ा सा देख के आएंगे खुद से इंटरनेट से कि क्या होते हैं एंड और नॉट, और उसके बाद फिर हम एक बार इसको क्लास में बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चेतन, हाँ चेतन का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास क्या है। चेतन एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने ना आप सबसे डिस्कस करके वीक में 2 क्लासेस प्लान किया था, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम हो क्या रहा है, कुछ बच्चे ना सेपरेटली आके हमसे 101 डिस्कस कर रहे हैं। एक तो क्या है अभी सबका ऑफ है, तो कुछ बच्चों को थोड़ा इधर उधर ट्रेवल भी करना है, जाना भी है, और कुछ के घर के काम भी है। सो दे आर रिक्वेस्टिंग कि सर अगर थोड़े से दिन आप लोग इफ यू कैन कीप द क्लास वंस इन अ वीक, तो उनका अपना वो भी मैनेज हो जाएगा।
क्योंकि ऑनलाइन क्लास में क्या है ना, अगर आपका एक भी क्लास मिस हो गया तो अगली क्लास में फिर आपको इतना समझ नहीं आ पाता. तो just to keep everybody's interest into mind, so for the next 1 or 2 weeks, so we will have a one class in a week. Then gradually एक बार जब सारे बच्चे on track हैं, तो फिर हम इसकी frequency थोड़ी बढ़ा लेंगे. तो वो लास्ट वीक भी वो क्लास ना रखने का यही थोड़ा रीजन था कि कुछ बच्चे आए कहते सर वो मतलब कुछ इधर उधर होते हैं, तो आज भी जैसे 2-3 बच्चे ऑफ पे हैं, तो उनका फिर कुछ ट्रेवल का प्लान था. तो एनी हाउ ये सब हमने जब कैंपस में आके भी हमने रिवाइज तो करना है और वहाँ पे थोड़ा स्पीड अप भी हम कर लेंगे. तो अभी तो जस्ट ये है कि आप सारा थोड़ा इस कॉन्सेप्ट से एक बार इंट्रोड्यूस हो जाओ और बिल्कुल आपको वहाँ पे फ्रेश ना लगे, कुछ आपको थोड़ा पहले पता हो. तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कवरिंग दिस ऑल. तो अभी 1-2 हफ्ता यार वन क्लास इन अ वीक ही रखते हैं और उसके बाद फिर उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे. मोरोवर सर कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे जैसे उनके लिए नया है तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है और इंटरनेट इश्यूज भी हैं, लाइट के भी इशू है. काफी सारे इश्यूज है मतलब बच्चों के ना. ऑनलाइन क्लासेस तो देखो हम सबको ही पता है, कोई बहुत ज्यादा इतनी उतना अच्छा इंटरेक्शन और उतना अच्छा काम नहीं हो पाता. यही चीज अगर हमने यही टॉपिक अब हम क्लास में कर रहे होते तो हम और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते थे, आपके कॉन्सेप्ट की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देख सकते थे. तो अभी ऑनलाइन तो हम ये कर रहे हैं कि चलो एक बार एक वो ना वार्म अप काइंड ऑफ एक्सरसाइज है कि चलो थोड़ा आपको मालूम लग जाए. काफी बच्चों का बीच बीच में नेट ही टूटता रहता है, तो हम वो नहीं चाहते कि किसी का भी लॉस हो. तो जस्ट कीपिंग ऑल दोस फैक्टर्स इनटू माइंड, so we are planning one class in a week for some time and then gradually we'll increase the frequency. और कैंपस में आके तो फिर हमें कोडिंग ही करनी है बस, और कुछ नहीं करना है. ठीक है जी. और किसी का कोई क्वेश्चन हो इन जनरल भी कुछ पूछना हो किसी को तो यू कैन आस्क. और आज की क्लास से रिलेटेड या अगले उससे कुछ, तो अभी हम कोशिश यही करेंगे मंडे के मंडे ही रखें क्लास, क्योंकि वीक का स्टार्ट होता है, फ्रेश डे होता है सुबह सुबह. तो क्योंकि कुछ बच्चों ने यार अपना इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, कुछ ने कुछ और किया हुआ है. दीक्षांत ये ना जुलाई के फर्स्ट वीक में. क्लियर कैंपस का मतलब क्या है वैसे यार मेरे को समझ नहीं आया. क्लियर का मतलब क्या है? मैं भी कंफ्यूज हो गया. तो कैंपस कब शुरू हो गया तो ठीक है, लेकिन क्लियर क्यों लिखा आपने? मैं भी क्लियरली वो जानना चाहता हूँ. उसके अंदर अभी आप लोग ना बिल्कुल भी यार अभी जो आपको जैसे करा रहे हैं आप अभी ये करो जितना भी थोड़ा समझ आ रहा है, क्योंकि ना थोड़ा सा कुछ क्या है ऑनलाइन का भी कंस्ट्रेंट होता है. तो जब आप ऑफलाइन में होगे तो आपको टीचर्स का एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा, प्रैक्टिस भी कर पाओगे. अभी आप लोग देखो क्या करते हो ना, हमसे काम करवाते रहते हो. जब भी हम आप लोगों को बोलते हैं आप लोग कुछ बताओ तो आधे बच्चे बताते हैं, आधे नहीं बताते हैं. तो काम तो आप लोगों को तभी आएगा जब आप खुद करोगे. और उसमें क्या होता है आपका मान लो बीच में अगर 2 मिनट या 3 मिनट भी आपका कनेक्शन टूट गया तो इतने आपका वो लेक्चर का फ्लो सारा खराब हो जाता है. तो इसलिए भी आपको समझ नहीं आता. तो ये डिफिकल्ट नहीं है, मतलब इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, डोंट वरी, ये हो जाएगा आराम से. तो अभी तो रिकॉर्डिंग आप सिद्धार्थ से ले लेना, इनको देख लो और ये आप समझो कि ये तो अभी बिल्कुल हम कर रहे हैं. नॉर्मली ये सब रिवाइज करेंगे हमारा. चेतन आप कॉलेज में स्टडी के अलावा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? फेस्ट एंड ऑल? नहीं फेस्ट यार देखो, जो कॉलेज में जैसे जो सब कुछ चलता है वो कॉलेज में सारी चीजें होंगी. इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई के आपको बता देते हैं यार, आपके गेस्ट लेक्चर काफी हुआ करेंगे जहाँ पे इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स आके आपके लेक्चर लेंगे. आपके हैकाथॉन्स होंगे, मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके हैकाथॉन्स होंगे. आई डोंट नो कितने बच्चों को भी हैकाथॉन पता है, आपको शायद पता होगा, आप थोड़ा कोडिंग में इन्वॉल्व है. तो हैकाथॉन होंगे, वो कॉम्पिटिशन टाइप होते हैं जहाँ पर आप लोग सब एक कॉम्पिटिशन में कुछ कोडिंग असाइनमेंट्स करते हैं. ठीक है, तो हैकाथॉन्स होंगे आप लोगों के वहाँ पे. आपके मैकाथॉन्स होंगे, आपके वर्कशॉप्स होंगी आपकी. ठीक है, और आपके गेस्ट लेक्चर्स भी होंगे. तो ये सारी एक्टिविटीज ही होंगी. तो आप लोग यार, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, मैं अगेन बता रहा हूँ, आप लोग ये बिल्कुल इस चीज से निश्चिंत रहें कि कुछ भी ऐसी चीज हम नहीं छोड़ेंगे जो आपको एक अच्छा एम्प्लॉयबल बनाने के लिए रिक्वायर्ड है. ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड. पूजा वो जो कॉलेज का नॉर्मल टाइम होता है, आई थिंक 9 to 4:30 का टाइम रहेगा. वो टाइमिंग वगैरह सब आपको वो बता देंगे. वो जो स्टैंडर्ड जो कॉलेज का टाइम होता है, वो जो AICT की या यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होती है. हाँ जी, स्पोर्ट्स तो आपके ग्राउंड है, खेलो आप जो मर्जी वहाँ पे जो आपको खेलना है. एंड बाकी फेस्ट वगैरह अगर आप जैसे सोच रहे हो तो वो हम प्रॉपर टेक फेस्ट ही करेंगे जिससे आप थोड़ा स्किलफुल बनो. ठीक है, तो और एंजॉय भी करो दोनों चीजें. स्टडी में आता है नहीं, ऐसा नहीं है, वो फन बेस्ड भी होते हैं टेक फेस्ट. डोंट वरी, वो हमारा काम है, उसको आपको घबराओ मतलब ये आप अभी थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा ना. वो फेस्ट वाला भी हो जाएगा.
सुशांत अभी ये बैच सारा पानीपत वाले उसका ही है सबका ना, ये बच्चे सारे ही इसमें पानीपत वाले ही हैं। वो दूसरी एकेडमीज का हमारे बैच अलग है। यस ग्राउंड है पानीपत में यस वी हैव ग्राउंड। हाँ पुष्पिंदर, आपको मिलेगा स्टैंड अप करने का मौका भी। ये तो यार थोड़ा सा बहुत जरूरी है, बाकी बच्चे भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे इसमें, तो डोंट वरी। अभी मल्टीपर्पज ग्राउंड है, तो मे बी हम आगे जाके एक्सटेंड करेंगे, तो उसमें आप क्रिकेट खेल सकते हो। डोंट यार आप लोग पढ़ाई के थोड़े से क्वेश्चन पूछ रहे हो, सारे खेल में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। ये कोई नहीं पूछ रहा अपना मतलब हम एम्प्लॉयबल कब होंगे, जॉब कब मिलेगी, ये नहीं पूछ रहे कोई भी। आप लोग तो ऐसे क्वेश्चन में स्पोर्ट्स एकेडमी में आप लोग एडमिशन ले रहे हो, कोडिंग एकेडमी में नहीं ले रहे आप लोग। ठीक है, हम वहाँ पे आपको थोड़ा जो स्पोर्ट्स का प्रोविजन तो मिलेगा ही, बट स्पोर्ट्स यार देखो ऑब्वियसली कहीं भी मतलब आप जब भी पढ़ रहे हो, और वैसे भी मतलब स्पोर्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि उससे ही आप मेंटली भी फिट रहोगे, फिजिकली भी फिट रहोगे। सो वो सब है जितना एक कॉलेज में जिस तरह से होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। स्पोर्ट्स यार होना चाहिए बिल्कुल, वो तो मैं मानता हूँ। जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो बाकी सब चीजें नहीं होती। लेकिन यार वही है ना, आप इतना स्पोर्ट्स के लिए एग्रेसिव हो, आप खेलना चाह रहे हो। बहुत बच्चे थोड़े सुस्त भी होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहते। तो मतलब वी हैव अ ग्राउंड ओवर देयर, सो दोज हु वांट टू प्ले दे कैन प्ले। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। मे बी सम वांट्स टू प्ले चेस, किसी को कोडिंग ही करना है, किसी को प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो एज पर योर इंटरेस्ट यू कैन डू जो आपका इंटरेस्ट होगा। आप वो डैडी अच्छा है, आप फुटबॉल खेलते हैं बहुत। ठीक है जी, आई थिंक बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो ये जो छोटा सा अभी आपको बताया, एक बार ये सब लॉजिकल ऑपरेटर एक बार अपने आप से सब थोड़ा देख के आएंगे, क्योंकि कोडिंग में ना थोड़ा सा एक बार सेल्फ स्टडी का भी कुछ एक वो होना चाहिए। तो एक बार ये सब देख के आएंगे कि कितना आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझ आया। अदरवाइज वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, हम स्क्रैच से इसको अगली क्लास में दोबारा डिस्कस। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट, बाय। ओके, बाय बाय एवरीवन। शादी तो बहुत जगह देख सकते हैं हम। एक लड़की को लेकर हाँ, तो पुलिस ना इतने जिंदगी फाड़ डाले।
पढ़ने क्लास खत्म हो गया एंड हो गया एक हटाओ चार्ज देगा फोन